बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि डी हाइड्रल ग्रुप क्या है। और डी हाइड्रल ग्रुप हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके बारे में देखते हैं जी। डी हाइड्रल ग्रुप इज़ द ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज। सिमेट्रीज क्या चीज़ है? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बड़ी डिटेल के साथ सिमेट्रीज के बारे में सीख लिया था, राइट। ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन which includes rotation and reflections। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने सीखा था कि हमारे पास प्लेन के अंदर अगर मैं प्लेन ड्रा करता हूँ तो एक प्लेन के अंदर कितनी पॉसिबल सिमेट्रीज हो सकती हैं। हम लोगों ने बताया था कि वो रोटेशन हो सकती है, वो ट्रांसलेशन हो सकती है, वो रिफ्लेक्शन हो सकती है और वो ग्लाइड हो सकती है, राइट। लेकिन अगर हम लोग इस प्लेन के अंदर कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन्स लें, अब पहली बात तो ये है, पहले रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होती हैं? ऐसी पॉलीगॉन जिसकी तमाम साइड्स और तमाम एंगल क्या हो, इक्वल हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 4 साइडेड रेगुलर पॉलीगॉन बनाई है जिसकी चारों साइडें भी बराबर हैं और चारों के चारों एंगल भी क्या हैं, इक्वल हैं। हर एंगल क्या होगा, सेम होगा और चारों साइडें भी क्या होंगी, इसकी इक्वल होंगी, राइट। ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड। तो स्क्वायर एक कौन सी पॉलीगॉन है? फोर्थ पॉलीगॉन है। इसी तरह इक्विलेटर ट्राइंगल आपने पढ़ा, इक्विलेटर भी कौन सी पॉलीगॉन है? 3 पॉलीगॉन है। इसकी तीनों साइडें बराबर होंगी और ये जो बनने वाले तीनों एंगल्स हैं, ये तीनों एंगल्स भी क्या होंगे, इसके सेम होंगे, राइट। इसी तरह पेंटागन होगा, पेंटागन में कितनी साइडें आ जाएंगी? 5, लाइक दैट, ओके, बिल्कुल। और इसके 5 एंगल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे, राइट। तो ये रेगुलर पॉलीगॉन्स की क्या है, एग्जांपल्स हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, रेगुलर पॉलीगॉन्स किसके अंदर लेनी है? प्लेन के अंदर। अब प्लेन के अंदर फॉर एग्जांपल मैं स्क्वायर ले रहा हूँ। अब इस स्क्वायर की पॉसिबल सिमेट्रीज क्या हैं प्लेन के अंदर, वो हम लोग लास्ट लेक्चर में सीखा था कि प्लेन के अंदर कोई भी शेप होगी उसकी पॉसिबल सिमेट्रीज में से 4 तरह की हो सकती हैं। पहली बात कौन सी थी, हम लोगों ने पढ़ी थी रोटेशन। फिर हमने कौन सी पढ़ी थी? ट्रांसलेशन। फिर हमने कौन सी पढ़ी थी? रिफ्लेक्शन। और फोर्थ वन हमने पढ़ी थी ग्लाइड। लेकिन अगर हम लोग सिमेट्रीज जो nth रेगुलर पॉलीगॉन्स है, रेगुलर पॉलीगॉन्स आप लोगों को क्लियर होगी बात कि जिनकी साइड्स और एंगल्स क्या हों, इक्वल हों। मैंने यहाँ पे मुख्तलिफ एग्जांपल दी, इस तरह पेंटागन मैंने एग्जांपल दी, इस तरह हेक्सागोन मतलब 6 साइड वाली, एंड एन गॉन जनरली हम लोग कहते हैं। इसमें कितनी साइडें होंगी? n साइड्स होंगी, राइट। तो रेगुलर पॉलीगॉन्स इंक्लूड्स, लेकिन हम लोगों ने वो चारों नहीं लेनी, सिर्फ कौन कौन सी लेनी है? रोटेशंस और रिफ्लेक्शन। जो रोटेशंस और रिफ्लेक्शन होंगी उनको एक सेट में रख देंगे, तो वो जो ग्रुप बनेगा वो एक ग्रुप बनाएगा और उस ग्रुप का खास नाम दिया गया क्या? डी हाइड्रल ग्रुप, राइट। यहाँ पे कुछ नोट है डी हाइड्रल ग्रुप के बारे में। कहता है अगर मेरे पास रेगुलर पॉलीगॉन्स विद कितनी साइड्स हों, n साइड्स हों, तो उसमें जो रोटेशंस और रिफ्लेक्शंस आएंगी वो कितनी आएंगी? टोटल 2n आएंगी। उसमें से n रोटेशंस होंगी और n क्या होंगी? रिफ्लेक्शंस होंगी। और जनरली हम लोग n जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लेते हैं, मतलब 3 साइड या इससे बड़े वाला लेते हैं जनरली, राइट। और पॉलीगॉन का नाम देते हैं। तो अभी ये बात एग्जांपल से क्लियर हो जाएगी कि अगर n साइड वाली है तो उसमें कितनी टोटल रोटेशंस और रिफ्लेक्शंस आएंगी? 2n, राइट। मतलब 2n सिमेट्रीज होंगी जिसमें से n क्या होंगी? रोटेशनल सिमेट्रीज होंगी और n क्या होंगी? रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज होंगी। इसकी एग्जांपल्स अभी हम लोग देख लेते हैं जी। सबसे पहले मैंने जो रेगुलर पॉलीगॉन ली है वो मैंने स्क्वायर लिया है, मतलब n यहाँ पे कितना था? 4 था, राइट। यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि इसकी टोटल सिमेट्रीज कितनी आएंगी? 2n, 2n मतलब 4। इसकी टोटल यहाँ पे सिमेट्रीज कितनी बनेंगी? जो रोटेशन और रिफ्लेक्शन होंगे, ट्रांसलेशन और ग्लाइड्स नहीं हम लोग ले रहे प्लेन के अंदर,
तो आपको पता है डी हाइड्रल ग्रुप की डेफिनेशन में ही सिर्फ रोटेशन और रिफ्लेक्शन है, तो n इसके टोटल रोटेशन और रिफ्लेक्शन आएंगी, जिसमें से 4 ही रोटेशन होंगी और 4 ही रिफ्लेक्शन होंगी। कैसे, अभी आप लोगों को क्लियर कर जाएगा। देखते हैं, मैं सबसे पहले यहाँ पे मैंने एक प्लेन के अंदर स्क्वायर ड्रा किया है। अच्छा, ये स्क्वायर जो ड्रा किया है इसमें ज़रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 1 1 -1 1, ये मैंने स्टार्ट में इसलिए मेंशन किया ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि ये सारी स्क्वायर्स सेम है, राइट। दूसरा मैंने क्या किया है, उनके कॉर्नर को, वर्टिसेस को मैंने लेबल कर दिया ताकि रोटेट होने के बाद आप लोगों को पता लगे कि ये कॉर्नर कहाँ पे चले जाता है और ये वाला कॉर्नर कहाँ पे चले जाता है, राइट। अदरवाइज लेबल करने की और ये 1 1 -1 लिखने की जरूरत नहीं है। हम लोग प्लेन के अंदर लाइक ऐसे एक स्क्वायर ड्रा कर देंगे, राइट, और उस स्क्वायर की ऑल पॉसिबल्स क्या लिख लेंगे, सिमेट्रीज निकाल लेंगे। कौन कौन सी सिर्फ और सिर्फ सिमेट्री निकालनी है, रोटेशन और रिफ्लेक्शन, राइट। लेकिन यहाँ पे ये लेबल करने का मकसद ये है ताकि आप लोगों को चीज़ें क्लियर हो जाएं। एक दफ़ा जब आप लोगों को डाटा क्लियर हो जाएगा कि डीएन कंस्ट्रक्ट कैसे हुआ है, तो आप बेशक लिखे बगैर ऐसे ही ऑब्जर्व करके देख सकते हैं, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, ठीक है। ये ए बी सी डी 1 -1 इसलिए लेबल किया ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। अब सबसे पहली जो हमारे पास सिमेट्री आती है, सिमेट्री क्या होती थी कि अप्लाई करने के बाद उसमें कोई फर्क ना पड़े, तो मैंने सबसे पहले रोटेशन अप्लाई की। कितने एंगल पे रोटेट करना है, 90 के एंगल पे। तो आप लोगों ने देखा जब मैंने इसको 90 के एंगल पे रोटेट किया, तो आप अपने पास एक स्क्वायर बॉक्स रख लें और उसको 90 के एंगल पे जब रोटेट करेंगे तो आप लोग ऑब्जर्व करेंगे कि ये लाइन जब 90 के एंगल पे रोटेट होगी तो एग्जैक्टली ये वाली लाइन आ जाएगी, राइट। इसी तरह जब बी सी रोटेट होगी ये वाली लाइन, तो एग्जैक्टली ये वाली लाइन आ जाएगी, राइट। इसी तरह मैंने ये पूरी स्क्वायर को रोटेट किया तो ये स्क्वायर आ गई। अब हुआ क्या, स्क्वायर को रोटेट करने के बाद आप लोगों को ऑब्जर्व हो रहा है जो ए यहाँ पे था वर्टिसेस वो यहाँ पे आ गया, बी यहाँ पे था वो वहाँ पे आ गया, सी यहाँ पे और डी। बिल्कुल इस तरह उसी पिक्चर को, स्क्वायर को मैंने अब कितने एंगल पे रोटेट किया, 180 डिग्री पे। अच्छा, इसको आपको पता है π/2 भी लिख सकते हैं। 180 डिग्री मतलब पाई एंगल पे मैंने क्या किया, रोटेट किया। जब मैं इसको पाई एंगल पे रोटेट करूंगा आप लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट जो है वो कहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ जाएगा। मतलब आप लोगों ने इसको कितने एंगल पे घुमाना है और किस पॉइंट पे घुमाना है, ओरिजिन पे, राइट। जब ओरिजिन को, इस पॉइंट को 180 के एंगल पे घुमाएंगे, राइट, तो आपके पास जो यहाँ पे पॉइंट है वो ऑटोमेटिकली किस पॉइंट पे आ जाएगा, सी पे, और बी किस पे चले जाएगा, यहाँ पे, सी यहाँ पे और डी यहाँ पे। तो ये उसकी क्या बनती आ रही है, आइसोमेट्री। बिल्कुल इस तरह तीसरी आइसोमेट्री आप देख सकते हैं, कितने एंगल पे रोटेट करवा रहा हूँ मैं, 270 पे, यहाँ 3/2 पे। फिर वो चीज़ बन गई कि नहीं बन गई, राइट। तो इसका मतलब हुआ मैंने 3 आप लोगों को सिमेट्री दिखा दी और तीनों की तीनों क्या अभी तक दिखाई हैं, रोटेशंस। जी अब फोर्थ वन रोटेशन देखते हैं। मतलब इसको मैंने 360 के एंगल पे घुमाना है, राइट। तो ये देखें, ये अगर मेरे पास ये कुछ ना कुछ एंगल पे पॉइंट पड़ा हुआ है, जब मैं इसको 360 के एंगल पे घुमाऊंगा, मतलब 2 पाई इसमें ऐड करूंगा इस एंगल में, तो आपको पता है दोबारा ये वाला एंगल आ जाएगा नहीं आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सी सी पे आ जाएगा दोबारा, ए पे, बी बी पे, और स्क्वायर पूरी की पूरी स्क्वायर आ रही है, राइट। तो ये मेरे पास कितने एंगल पे रोटेट करवाया है मैंने, 360 पे। अच्छा, इनके क्रॉसपोंडिंग आप लोग मैट्रिसेस भी लिख सकते हैं, और वो हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम लोग लिख रहे थे कि इस ये ट्रांसफॉर्मेशन जो हमारे पास हो रही है उनको एज अ मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिखते हैं, राइट। लेकिन यहाँ तक आप लोगों को ये बात क्लियर होगी कि मैंने आप लोगों को कितने, जब मैंने फोर्थ कौन पॉलीगॉन ली तो आप लोगों को ये बात तो क्लियर होगी कि इसकी कितनी रोटेशन आप लोगों को मैंने दिखा दी, 4 रोटेशन। एक कौन सी बनी, एडेंट की, और बाकी 3 मैंने आपको दिखा दी जो 90, राइट, 180 और 270 एंगल पे रोटेट करवाई गई। अब इसी तरह रोटेशन 4 होंगी। इस तरह हम लोगों ने क्या कहा था, हमारे पास रिफ्लेक्शन भी कितनी आएंगी, 4 आएंगी, जो हम लोगों ने स्टार्ट में देखा था नोट। अब रिफ्लेक्शन देखते हैं कौन कौन सी पॉसिबल ना, देखें जरा। ए बी सी डी मैंने बनाया,
राइट। मैंने किसके अबाउट रिफ्लेक्शन ली है, वाई एक्स एक्सिस के अबाउट, इसमें वाई क्या होता है, 0 होता है, तो मैंने किसके अबाउट रिफ्लेक्शन ली, एक्स एक्सिस के अबाउट, इसलिए मैंने एक्स एक्सिस के लाइन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, वाई इक्वल टू 0। जब इसके अबाउट रिफ्लेक्शन लेनी है इस लाइन के अबाउट, तो आपको क्लियर हो जाएगी, ये वाला जो ए पॉइंट है यहाँ से यहाँ पे आ गया, मतलब ये पूरी की पूरी लाइन की जो रिफ्लेक्शन है एक्स एक्सिस के अबाउट ये वाली आ जाएगी, राइट। और इस तरह इस पूरी लाइन की जो रिफ्लेक्शन है डीसी की वो ये आ जाएगी, राइट। और ये वाली लाइन की जो रिफ्लेक्शन है वो ऑटोमेटिकली ये वाली लाइन आ जाएगी, और ये वाली लाइन की रिफ्लेक्शन ऑटोमेटिकली ये आ जाएगी। इस तरह पूरी स्क्वायर की रिफ्लेक्शन आ गई किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट, और दोबारा वही स्क्वायर आएगा एग्जैक्टली। यहाँ पे मैं अगेन बता रहा हूँ 1 1 -1 1 -1 मैंने लेबल नहीं किए क्योंकि अंडरस्टूड बात होगी जो पीछे मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया। एबीसी तो इसलिए लिख रहा हूँ कि सिमेट्रीज किस तरीके से बन रही हैं। देखिए दोबारा वही स्क्वायर आ गया कि नहीं आ गया, तो ये सिमेट्री आ गई कौन सी, रिफ्लेक्शन। किसके अबाउट लिए मैंने, एक्स एक्सिस के अबाउट। इस तरह जो मेरे पास स्क्वायर था उसकी मैं रिफ्लेक्शन लेने लगा अब किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। वाई एक्सिस का मतलब एक्स क्या होगा, 0 होगा, तो ऑटोमेटिकली जो डीसी था वो इस तरफ आ गया बिल्कुल वैसे जैसे पीछे रिप्रेजेंट किया है, और बीसी की रिफ्लेक्शन बीसी आ गई, और ये मेरे पास एज इट इज, राइट। मतलब कि अगर ये मेरे पास लाइन थी उसको मैं अगर एरो से रिप्रेजेंट करूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, तो उसकी रिफ्लेक्शन लाइट ऐसे आ जानी थी, राइट। एरो इस तरफ आ जाना तो वो डी से सी की तरफ है, क्लियर होगी बात। तो इस तरह मैंने रिफ्लेक्शन शो करवा दी किसकी, किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट। अब देखिए आप लोग और कौन कौन सी लाइन है जिनके अबाउट रिफ्लेक्शन ली जा सकती है। अच्छा ये बात आप लोगों को पीछे भी बता चुका हूँ कि रिफ्लेक्शन जो हम लोग लेते थे पिछले लेक्चर में वो हम लोग लाइंस के अबाउट लेते थे, इसलिए मैं लाइंस पिक कर रहा हूँ, राइट। अब और किस किस के अबाउट ली जा सकती है, अब मैंने ली है जी रिफ्लेक्शन, जो मैंने ली है जी अब वो मैंने ली है y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट, राइट। तो y इज इक्वल टू एक्स के अबाउट जब मैंने रिफ्लेक्शन ली तो आप लोग देख सकते हैं अगर मेरे पास ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, ये वाली लाइन, राइट, तो क्या होना था, इसके अबाउट लेनी थी तो ये d वाला पॉइंट कहाँ पे चलेगा, b की जगह, राइट, और b वाला कहाँ पे चले गया, d की जगह। बिल्कुल अगर फॉर एग्जांपल इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन लूंगा इस पॉइंट के अबाउट तो वो कहाँ पे आएगी, वो ये वाली आएगी, राइट। इस तरह इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन कहाँ पे आएगी, ये वाली आएगी। इसका मतलब इस लाइन की रिफ्लेक्शन कौन सी लाइन आ जाएगी, ये लाइन आ जाएगी जो कि यहाँ पे लिखी, राइट। तो ये रिफ्लेक्शन किसके अबाउट आई, y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट, और दोबारा वही चीज आ गई। इसी तरह जो लास्ट वन रिफ्लेक्शन आई थी हमारे पास वो किसके अबाउट आई थी, y इज इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट आई थी, राइट। और वो लाइक ऐसे होनी है, राइट। तो उसमें क्या होगा, ये रिफ्लेक्शन इसके अबाउट y इज इक्वल टू माइनस एक्स के। तो ये 4 मैंने रिफ्लेक्शन शो करवा दी आप लोगों को, और 4 ही रोटेशन। आप लोग देख सकते हैं इसके अलावा और कोई इसमें रोटेशन और रिफ्लेक्शन नहीं आ सकते, आप लोग लेके देख लें तो आप लोगों को कोई भी किसी भी लाइन के अबाउट रोटेशन या रिफ्लेक्शन वो दोबारा वाला स्क्वायर है नहीं आएगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चा कहता है सर आप लोगों ने इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन क्यों ली, बच्चे जब मैं इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन लूंगा तो आप लोग देख सकते हो आपको जो स्क्वायर जो आएगा वो लाइक ऐसे आएगा, वो दोबारा वाले स्क्वायर शेप नहीं आएगी। इस लाइन के अबाउट ले रहा हूँ ना, तो ये जो ऊपर हिस्सा था वो लाइक ऐसे नीचे आएगा और नीचे वाला सारा का सारा ऐसे ऊपर चलेगा। देखो ये दोबारा रिफ्लेक्शन लेने के बाद एग्जैक्टली वाला स्क्वायर आया नहीं आया, इसलिए हम लोग इस लाइन के अबाउट रिफ्लेक्शन है नहीं ले सकते। इसी तरह हम लोग रोटेशन भी सिर्फ 90 के एंगल पे ली है, किसी और एंगल पे रोटेशन लेते 90 180 270 और 360 के अलावा तो वो दोबारा वो वाला स्क्वायर है नहीं बनना था, क्लियर है। तो यहाँ तक बात सबको समझ आ गई। फॉर एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, ये मेरे पास एक स्क्वायर है, इसकी मैं रोटेशन लेता हूँ किसके अबाउट, एंगल 45 के अबाउट, तो वो लाइक स्क्वायर
ऐसा बन जाना, 45 एंगल पे लिया तो ये बी पॉइंट आ जाना, यहाँ पे सी आ जाना है, यहाँ पे डी, और ये वाला कौन सा पॉइंट आ जाना है, ए। तो इसकी मैंने किस एंगल की रोटेशन ली है, 45 पे, π/4 पे। तो दोबारा वाला स्क्वायर बना नहीं बनेगा, राइट। तो इसलिए रोटेशंस 90, 180, 270, 360 पे ही होंगी। मैं आपको इसका एक सिंपल सा टूल सिखाता हूँ, क्योंकि किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन्स का जो इंटरनल एंगल्स का सम होता है सबका, वो हमेशा 360 होता है, ये बात याद रखनी है। 360 डिग्री या 2π, 360 डिग्री या 2π। और यहाँ पे ये रेगुलर पॉलीगॉन्स ले रहे हैं, इसलिए सबके एंगल सेम होंगे। मैंने 4 साइड ली है, इसलिए मैंने 4 पे डिवाइड किया है, 4 पे मैंने डिवाइड किया है, तो मेरे पास एंगल कितना है, 90 डिग्री, इसलिए मैंने 90 की रोटेशन ले रहा हूँ, राइट। इस तरह अगर आप लोग लेते हो रेगुलर थ्रीगोनल मतलब इक्विलेटर ट्राइंगल, उसमें कितने एंगल बनने थे, 3, तो आपको 360 को डिवाइड करना पड़ेगा किस पे, 4 पे नहीं 3 पे, क्योंकि 3 एंगल्स है ना, तीनों एंगल्स का सम कितना है, 360 है, और सारे एंगल्स क्या है, सेम है। 3 पे डिवाइड करोगे तो हर एंगल कितना आएगा, 120 आएगा। तो वहां पे जो आपको रोटेशन लेना पड़ेगी वो 120 की लेना पड़ेगी, 120 के एंगल पे आपको क्या करना पड़ेगा, रोटेट करवाना पड़ेगा। क्लियर होगी बात। इसी तरह आप लोग पेंटागोन और हेक्सागोन की भी चेक कर सकते हो कि उसको मुझे कितने एंगल्स पे क्या करना पड़ेगा, रोटेट करवाना पड़ेगा, राइट। और अगर ये तो रोटेशंस की बात की है, तो अगर आप लोग सिमेट्री देखना चाहते हो किसी भी स्क्वायर के अलावा शेप की, फॉर एग्जांपल आप लोग चाहते हो जी कि इस रेगुलर थ्रीगोनल की मैं क्या लूं, सिमेट्री लूं, राइट। इस थ्रीगोनल की मैं क्या लूं, सिमेट्री लूं, तो आप लोग देख सकते हो कि किस किस लाइन के अबाउट सिमेट्री लेना पड़ेगी मुझे। मैं भी आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। मुझे सबसे पहले इस लाइन के अबाउट ऐसे लेना पड़ेगी, राइट। सबसे पहले मुझे इस लाइन के अबाउट, फिर इस लाइन के अबाउट, और फिर इस लाइन के अबाउट, मतलब इस तरह मैं तीनों लाइंस के अबाउट क्या लूंगा, रिफ्लेक्शंस चेक करूंगा। इस तरह पेंटागोन में भी आप लोग देख सकते हो, वो जनरली मैंने आप लोगों को सिखा दिया कि आप लोग कोई भी nth रेगुलर पॉलीगॉन लेते हो, उसमें रोटेशंस और रिफ्लेक्शंस कैसे कैसे बननी है, कितने कितने एंगल पे रोटेशन लेनी है, किस किस लाइन के बाद रिफ्लेक्शन लोगे। तो जब आप लोग सबको एक सेट में रखोगे तो आपके पास सेट इस तरह का बनेगा। तो आपके पास ये सेट बना D4 में, जो मैंने D4 इसलिए नाम दिया क्योंकि मैंने फोर्थ, मैंने आपको बताया पीछे, मैं इसको DN से रिप्रेजेंट करूंगा, डी हेट्रल ग्रुप को। N मतलब फोर्थ, मैंने साइड्स ली थी, या फोर्थ पॉलीगॉन लिया है, मतलब मैंने स्क्वायर लिया था, इसलिए मैंने इसको D4 लिख दिया, राइट। तो N यहाँ पे 4 था। तो आपने देखा यहाँ पे टोटल मेरे पास कितनी सिमेट्रीज बनी, 2N मतलब 8 सिमेट्रीज बनी है, 4 रोटेशंस और 4 ही रिफ्लेक्शंस। और रोटेशंस कितने एंगल्स पे, 90, 180, 270 और 360 पे। इसी तरह जो मेरे पास रिफ्लेक्शन बनी है वो एक्स एक्सिस के अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, वाई इज इक्वल टू एक्स के अबाउट, और वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट बनी है। अच्छा, अब मैंने इस सेट को अपनी आसानी के लिए लिखने के लिए मैंने कहा चलो मैं रोटेशन जो एंगल 90 पे ली है ना, उसको मैं कहता हूँ ए लिख देता हूँ, उस एलिमेंट को क्या लिख देता हूँ मैं, ए लिख देता हूँ। तो मैंने देखा जो 180 के अबाउट रोटेशन होगी वो ए स्क्वायर होगा। इसको ए स्क्वायर क्यों लिख रहा हूँ मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। देखो ये मैंने सबसे पहले इसको मैंने ए कह दिया फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब ये ए अप्लाई करने के बाद ये चीज आई, अब इस पे दोबारा जब मैं क्या अप्लाई करूंगा, ए अप्लाई करने का मतलब क्या होगा, इसकी रोटेशन लेना पड़ेगी मुझे दोबारा, कितने एंगल पे, 90 एंगल पे। तो आप देखोगे मेरे पास लाइक ऐसे स्क्वायर बनेगा।
तो ये जो ए है वो कहाँ पे चलेगा, यहाँ पे, राइट। बी मेरे पास ये आ जाएगा, तो मैंने सी और डी कितने एंगल पे रोटेशन ली दोबारा इसकी, 90 पे। दोबारा कितने एंगल पे रोटेशन है, 90 पे, मतलब दोबारा क्या अप्लाई किया मैंने, ए अप्लाई किया। तो अब देखो इसमें और इसमें कोई फर्क है, कोई फर्क नहीं है, दोबारा ये वो चीज आ गई। इसका मतलब ए एक दफा अप्लाई करने के बाद दोबारा जो आंसर है तो उस पर ए अप्लाई किया, तो मेरे पास क्या आया, वो दोबारा रोटेशन आ गई कितने एंगल की, 180 पे। इसलिए इसको मैंने क्या नाम दिया फिर, ए स्क्वायर का, क्योंकि दो दफा ए अप्लाई करने से हासिल हो रहा है। ये कितनी दफा आएगा, 3 दफा, राइट। तो यहाँ तक बात क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने R90 को ए कह दिया, तो R180 के आगे ए स्क्वायर, R270 के आगे ए क्यूब, इसी तरह R360 के आगे A4। और A4 आपको पता है 360 एंगल पे दोबारा अप्लाई करने से दोबारा आइडेंटिटी वही चीज बन जाती है, इसलिए मैंने लिखते हैं जो A4 आता है वो क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। मतलब एक रिजल्ट आ गया यहाँ पे कि जो A4 होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ पे आइडेंटिटी होगा, राइट। तो इसी तरह अब मैंने क्या कॉल किया है, मैंने y एक्सिस सॉरी x एक्सिस के अबाउट जो रिफ्लेक्शन आई थी उसको मैंने क्या नाम दिया था, b का। तो जो y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन बनती है y इज इक्वल x के अबाउट और y इज इक्वल टू माइनस एक्स के अबाउट बनती है, तो ऑटोमेटिकली ए स्क्वायर बी, ए क्यू बी और ए बी बन जाते हैं। कैसे, अभी देख लेते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या कहा है कि जो x एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन उसको मैंने b का नाम दिया है, राइट। तो जो y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन थी ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगी, ए स्क्वायर बी बन जाएगी। देखते हैं कैसे। तो मैंने क्या कहा था कि जो अबाउट किसके आएगी रिफ्लेक्शंस, y एक्सिस के, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया था, ए स्क्वायर बी का, ऐसे ही कहा है ना, राइट। तो देखते हैं हम लोग बना के। देखो मैंने अगर ए स्क्वायर अप्लाई किया था तो वो 180 के एंगल पे क्या थी, रोटेशन थी। जब आप इसकी 180 के एंगल पे रोटेशन लेंगे, ए बी कहाँ पे चले जाएगा, यहाँ पे, लाइक दैट, ये रोटेशन आ जाएगी किसकी, 180। अब इसकी आप लोग भी अप्लाई करेंगे, भी अप्लाई करने का मतलब क्या होगा कि इसकी रिफ्लेक्शन लेनी किसके अबाउट, एक्स एक्सिस के अबाउट। तो जब इसकी रिफ्लेक्शन लूंगा एक्स एक्सिस के अबाउट, तो ए बी नीचे आ जाएगा और सी डी ऊपर चले जाएगा। तो ऑटोमेटिकली एग्जैक्टली ये चीज बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। पहले मैंने क्या अप्लाई किया, ए स्क्वायर, फिर मैंने क्या अप्लाई किया, बी, तो दोबारा ये वाली सारी की सारी चीज बन गई कि नहीं बन गई। देखो मैंने इस ओरिजिनल स्क्वायर पे ए स्क्वायर अप्लाई किया, अब इस जो ए स्क्वायर का जो आंसर आया इस पे अगर मैं बी अप्लाई करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये चीज बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, ये बन गई। जब ये सारी की सारी चीज बन गई, राइट, तो इसका मतलब क्या हो, ये तो थी मेरे पास रिफ्लेक्शन किसके अबाउट, वाई एक्सिस के अबाउट, लेकिन ये क्या आ गया मेरे पास, ए स्क्वायर बी भी आ गई। इसी तरह बाकी भी आप लोग चेक कर सकते हैं। इसलिए आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इसको ए स्क्वायर बी क्यू लिखा, फिर इसको मैंने ए क्यू बी क्यू लिखा और ए बी क्यू लिखा। इसका मतलब इन तमाम 8 एलिमेंट्स को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे मेरे पास कुछ रिजल्ट भी बने हैं, ए स्क्वायर, ए क्यूब, आइडेंटिटी, राइट, क्योंकि आपको पता है 360 पे दोबारा वही चीज आई थी, इसलिए मैंने इसको आइडेंटिटी का नाम दिया। आप लोग ई लिख लें या A4 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे मेंशन करना होगा कि जो A4 है वो किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर, राइट। और क्या है, ए बी, ए स्क्वायर बी, ए क्यूब बी और सिंपल बी, राइट। तो यहां तक आपको बात क्लियर होगी कि इन 8 एलिमेंट्स को मैं D4 को इस तरह भी फॉर्म में लिख सकता हूं। मैंने ए बी यूज की है, कुछ लोग अल्फा बीटा यूज करते हैं, जो वटएवर जो मर्जी नाम यूज करें, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और आप लोगों को भी नहीं पड़ना चाहिए। जस्ट आप लोगों ने यहाँ पे, मैंने ए रिप्रेजेंट किया है, आप लोग अल्फा रिप्रेजेंट कर लें, मैंने यहाँ पे बी रिप्रेजेंट किया, आप लोग क्या रिप्रेजेंट कर लें, बीटा, उस हिसाब से सारा आता रहेगा। तो यहाँ पे मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया दरअसल इसकी फॉर्म में। मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास 2 जनरेटर हैं, इसको कहते हैं ग्रुप रिप्रेजेंटेशन। मेरे पास कितने एलिमेंट्स है, 2, ए और बी, जिससे सारा ग्रुप जनरेट हो रहा है। इसमें एक कंडीशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये थी कि जो A4 था
वो किसके बराबर था, आइडेंटिटी के बराबर था। दूसरी यहाँ पे मैंने कंडीशन लिखी कि जो ए बी बी स्क्वायर है वो भी क्या है, आइडेंटिटी है। तो ये आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे आप लोगों को मैं क्लियर कर देता हूँ कि बी स्क्वायर आइडेंटिटी क्यों कह रहा हूँ मैं। देखो यहाँ पे इसको मैंने बी कहा है ना, इसको मैंने सबसे पहले क्या कहा था, बी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास जो बी है वो बी स्क्वायर आइडेंटिटी क्यों आया, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा जब मैंने एक दफा बी अप्लाई किया तो मेरे पास राइट वो आएगा, उसको दोबारा बी को अप्लाई करेंगे आप लोग देख सकते हैं आसानी के साथ अपने पास आइडेंटिटी आ जाएगी, मतलब वो दोबारा का दोबारा वही मैट स्क्वायर आ जाएगा जो कि आप लोगों ने स्टार्ट से लिया था। राइट, आप लोग उसको देख भी सकते हैं, ये देखें आपके सामने है। इसको मैंने क्या कहा था, बी का नाम दिया था, तो एक दफा बी अप्लाई किया है। जब इस पे दोबारा बी अप्लाई करेंगे तो एग्जैक्टली जो स्टार्ट वाला वो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसका मतलब क्या, बी कितने दफा अप्लाई हुआ, 2 दफा, तो आपके पास क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मीन वो दोबारा का दोबारा वही वाला स्क्वायर आ गया जहां से आप लोगों ने स्टार्ट लिया था, इसलिए बी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, बी के बराबर आ गया। और ये रिलेशन आप लोगों ने नोट किया होगा कि ए बी का स्क्वायर किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी ए बी स्क्वायर। आइडेंटिटी से मुराद क्या है, यहाँ पे मैंने क्लियर किया हुआ है कि अगर ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर, आइडेंटिटी के बराबर है, तो मैंने दोनों तरफ क्या अप्लाई करवा दिया, ए बी का इनवर्स। तो यहाँ पे ए बी बच गया और ए बी इनवर्स ए बी आइडेंटिटी आ गया, और इधर ई के साथ ए बी इनवर्स आ गया। राइट, और ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स, बी इनवर्स। अब बी इनवर्स क्या होगा, एग्जैक्टली बी ही होगा। क्यों, क्योंकि आपने पढ़ा है बी स्क्वायर किसके बराबर, आइडेंटिटी के बराबर है। और बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं कि बी स्क्वायर क्या, बी इनवर्स क्या आएगा, दोबारा बी आएगा, और ए इनवर्स यहाँ पे क्या आएगा, A3 आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो A4 है किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। तो आप लोग यहाँ पे दोनों तरफ A इनवर्स अप्लाई करें, A4 किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है, तो A इनवर्स दोनों तरफ अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे A3 बच जाएगा और यहाँ पे A इनवर्स आ जाएगा, इसलिए मैंने A इनवर्स की जगह क्या लिख दिया, A3 लिख दिया। तो ये रिलेशन बन गया कि ए बी इज इक्वल टू किसके बराबर आया, बी ए क्यूब के। राइट, इसलिए यहाँ पे लिखा गया है कि ए बी का स्क्वायर इसके बराबर आता है। आप लोग उसको जैसे मैंने पीछे पिक्चर बनाई थी मैंने आप लोगों को शो करवाया, ए बी क्या होता है, इस तरह आप लोग देख सकते हैं बी ए क्यूब। दोनों आंसर आप लोग देखेंगे वो एग्जैक्टली क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो ये मेरे पास क्या ग्रुप प्रेजेंटेशन आ गई, ग्रुप रिप्रेजेंटेशन आ गई किसकी, D4 की। ये मैंने D4 क्यों लिखा, क्योंकि मैंने कितने गुणन लिया था, 4 गुणन। अगर यही जनरली मैं कितने गुणन लेता, n साइडेड वाला लेता, तो मेरे पास 2 ही होने थे, लेकिन वहां पे जो मेरे पास A4 की बजाय क्या आना था, AN आना था, और AN किसके बराबर आना था, आइडेंटिटी के। बी स्क्वायर क्या आना था, आइडेंटिटी, और ए बी का स्क्वायर किसके बराबर आना था, आइडेंटिटी। और यहाँ पे ए बी स्क्वायर आइडेंटिटी से क्या मुराद है, यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि बी का इनवर्स तो बी ही आएगा, लेकिन ए का इनवर्स यहाँ पे ए की पावर n-1। किस तरह, आप दोनों तरफ यहाँ पे ए इनवर्स अप्लाई करें तो यहाँ पे पावर आ जाएगी n-1 और ये ए इनवर्स आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है इन Dn इन D4। तो ये क्या आ गई मेरे पास, रिप्रेजेंटेशन आ गई किसकी, डीहाइड्रल ग्रुप की। राइट, तो यहाँ तक आप लोगों को बातें क्लियर हो चुकी होंगी और ये भी क्लियर हो गया होगा कि डीहाइड्रल ग्रुप कंस्ट्रक्ट कैसे होता है। अब इस Dn के अंदर कितने एलिमेंट्स होने थे, 2n। कौन कौन से, फॉर एग्जांपल अगर आपको समझाता a स्क्वायर a क्यूब सॉन a की पावर n-1, b a b a स्क्वायर b, राइट, सॉन a की पावर n-1 b। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने D4 में रिप्रेजेंट किए, कैसे ये आपके सामने नजर आ रहा है, a स्क्वायर a क्यूब, D4 था तो कहां तक गया, क्यूब तक, n होना था तो कहां तक जाना था, n-1 तक। इसी तरह b a b a स्क्वायर b a क्यूब b, और अगर n होता तो कहां तक जाना था, a की पावर n-1 b। तो आप लोग किसी भी n पॉलीगोन को लेके इसको आप लोग बड़ी आसानी के साथ देख सकते हैं कि डीहाइड्रल ग्रुप कैसे कंस्ट्रक्ट होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए। अगर D3 होता तो ये होना था, इसको लिखा ऐसे जाना था, राइट, D5 होता
तो कहाँ तक जाना था, 4 तक, और लाइक उसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स या ग्रुप रिप्रेजेंटेशन में ऐसे लिखा जाता है। तो ए बी स्क्वायर आइडेंटिटी से मुराद क्या है, ये मैंने आप लोगों को डिटेल से क्लियर कर दिया है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको डी हाइड्रल ग्रुप अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और ये भी क्लियर हो गया होगा डी हाइड्रल ग्रुप अगर डी एन है तो उसका ऑर्डर कितना होगा ग्रुप का, 2n होगा। अब इसको कुछ लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ग्राफ में। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में आप लोगों को पढ़ने की बार बार जरूरत पेश आएगी, मैं सिर्फ आप लोगों को एक थोड़ा सा आइडिया समझाने लगा, आप लोगों को समझ आ जाएगी। देखो यहाँ पे ई ए स्क्वायर, अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो में मेरे पास ग्रुप वाले में नोट किया होगा तो ये एग्जैक्टली क्या बनता है, Z3 बनता है। नोट कर लीजिएगा विषय, साइक्लिक है ये, ए ई ए स्क्वायर, ए क्यूब क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा यहाँ पे क्योंकि D3 है, तो ये तीनों एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाएंगे, एक साइक्लिक ग्रुप बनाएंगे। इस तरह ये पहले 5 एलिमेंट मिलकर क्या बनाएंगे, एक साइक्लिक ग्रुप बनाएंगे, क्योंकि A5 आपके पास आइडेंटिटी आ रहा है। बिल्कुल इस तरह मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। फॉर एग्जांपल D3 था ना, कितने एलिमेंट्स है साइकिल के बना रहे, 3, तो मैंने 3 वर्टिसेस बना के साइकिल बना दी, राइट। अब आगे जितने भी एलिमेंट है ए बी ए स्क्वायर बी, राइट, इन सब का ऑर्डर 2 है। इसका ऑर्डर भी देख ले बेशक 2 है, इसका ऑर्डर भी बेशक देख ले 2 है, इसका ऑर्डर भी बेशक देख ले 2 है। जितनी भी रिफ्लेक्शंस हैं यहाँ पे, आपको सिंपल वर्ड में समझाता हूं, जितनी भी रिफ्लेक्शंस हैं उन सब का ऑर्डर 2 है। 2 से मुराद क्या होगा कि जब आप रिफ्लेक्शंस किसी भी स्क्वायर पे 2 दफा अप्लाई करेंगे तो दोबारा वो वाला स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर होगी बात, ऑर्डर से मुराद समझ आई, क्योंकि आइडेंटिटी बन जाता है ना, कितनी दफा अप्लाई करने के बाद आइडेंटिटी बन जाए वो उसका ऑर्डर कहलाता है। तो आप देख सकते हो जितनी भी पीछे रिफ्लेक्शन होंगी, मैं आप लोगों को D4 की एग्जांपल समझाइए, मैं आपको D4 की एग्जांपल से क्लियर कर देता हूं बात। आपके पास यहाँ पे 4 रिफ्लेक्शन है, देखें जरा, 1 2 3 4। अब इस पे एक दफा अप्लाई किया ना, दूसरी दफा अप्लाई करें दोबारा ये वाला आ जाएगा। एक दफा ये आंसर आ गया, अब इस पे दोबारा अप्लाई करेंगे तो दोबारा ये वाली चीज आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जितनी भी रिफ्लेक्शन है वो 2 दफा अप्लाई करने के बाद दोबारा आइडेंटिटी आ रहा है। इसका मतलब हर रिफ्लेक्शन का ऑर्डर कितना होगा, 2 होगा, राइट। तो इसलिए मैंने जितनी भी रिफ्लेक्शन उनको ऐसे लिख दिया। कितनी रिफ्लेक्शन थी, 4 रिफ्लेक्शन थी, और D4 में कितने का साइकिल बनता था, 4 का, राइट। इसको अगर आप लोगों को समझाना हो ऐसे समझाने के लिए, और मैंने क्लियर वर्ड में लिख दिया ताकि आप लोगों को वर्ड सारे के सारे क्लियर हो जाए, तो आप लोगों को उसको ग्राफिकली ग्राफ थ्योरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, राइट, DN को, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने D3 लिखा है, तो E आइडेंटिटी मैट्रिक्स A, राइट, A स्क्वायर, तो ये एक साइकिल बन गया, कितने एलिमेंट्स का, 3 एलिमेंट्स का। अब B A B और A स्क्वायर B क्यों ऐसे लिखे, क्योंकि इनका ऑर्डर 2 है। फॉर एग्जांपल B है, B पे दोबारा अप्लाई होगा तो आइडेंटिटी आ जाएगा, AB आइडेंटिटी, राइट। इसी तरह साइकिल कितने का बनता था, 4 का, ये साइकिल बना दिया। समझ आ रही है बात की। और ये आपके पास चारों रिफ्लेक्शंस लिख दी मैंने। बी ई के साथ क्यों मैच किया, क्योंकि जब बी पे दोबारा अप्लाई होगा तो आइडेंटिटी बनेगा, ए बी पे ए बी दोबारा अप्लाई होगा तो आइडेंटिटी बनेगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये मैंने मेंशन भी कर दिया है कि आइडेंटिटी मैंने मेंशन क्लियर कर दिया है। अगर ना भी लिखूं तो आप लोगों को बात क्लियर हो जाएगी कि ये सर ने कैसे मेंशन किया। D5 होता तो कितने का साइकिल ग्रुप बनाना था हमने, 5 का, और 5 वर्टिसेस नीचे बना के हर एक को एक एक के साथ मिला देना था। जिसके साथ मिला रहे हैं वो बेसिकली कौन सा एलिमेंट कंसीडर हो रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ग्राफ थ्योरी को, DN को, राइट, और DN की मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन समझ आ गई, और आपको समझ आ गई होगी कि DN कंस्ट्रक्ट कैसे होता है। अंडर डाइट ऑपरेशंस आप लोग बड़ी आसानी के साथ कैलकुलेटर टेबल बना के इन तमाम सेट्स को चेक कर सकते हैं, ग्रुप बनाते हैं, राइट। और इसलिए इस ग्रुप का क्या नाम दिया गया है, डी हाइड्रल ग्रुप। जी बहुत शुक्रिया।